सी, ये क्या समझा रहा है कि रेगुलेटर जीन जब है वो नेगेटिव कंट्रोल कब एक्सरसाइज करेगा, मतलब कोई जरूरत नहीं है, एक्सक्यूज मी, ठीक है। रेगुलेटर जीन जो है वो नेगेटिव कंट्रोल को कब एक्सरसाइज करेगा, जब आसपास इंड्यूसर ही नहीं है, आसपास लैक्टोज की अवेलेबिलिटी है ही नहीं, तो इस पर्टिकुलर जीन को उस प्रोटीन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सो ये पर्टिकुलर एंजाइम को सिंथेसाइज करने का कोई मतलब नहीं, ठीक है। बट when the substance when added to the medium initiate the regulator gene to produce the stimulant which stimulates the production of enzyme by operator gene, लेकिन आपके आसपास अगर सारी चीजें अवेलेबल है, लैक्टोज अवेलेबल है, तो ऑर्गेनिज्म बोलेगा कि अब मैं अपना जो ये पर्टिकुलर ZYA स्ट्रक्चरल जीन है उसका यूज करूंगा, क्यों नहीं करूंगा। सो दैट इज व्हाट इट डज, सी इन दिस पिक्चर, देखो नेगेटिव रेगुलेशन जीन है ये पर्टिकुलर, इनिबिटर लगा हुआ है, अगर इंड्यूसर आता है तो वो रिमूव करेगा इनिबिटर और mRNA सिंथेसाइज होगा, ठीक है। सॉरी, ठीक है। जब तक ये इंड्यूसर अवेलेबल मतलब नहीं है तब तक क्या होगा, नेगेटिव रेगुलेशन होगा और जीन एक्सप्रेस नहीं होगा। बट पॉजिटिव में क्या है, सब कुछ अवेलेबल है, इफेक्टर मॉलिक्यूल अवेलेबल है एंड इट बाइंड्स टू डीएनए एंड एमआरएनए विल बी सिंथेसाइज्ड, दैट इट विल बी डूइंग। सो दिस इज हाउ इट विल बी परफॉर्मिंग द नेगेटिव कंट्रोल एंड पॉजिटिव कंट्रोल। तो जैकोब और मोनोड ने जब ये एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म किया तो दैट दे फाउंड दैट कि इस पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी में ये पर्टिकुलर जीन्स जो है ये पर्टिकुलर एंजाइम और प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं। तो इस पूरे थियोरी से जो समराइज हुआ वो यह चीज हुई कि हमारे आसपास किसी प्रोटीन का सिंथेसिस तभी होता है अगर उस एनवायरनमेंट की वो रिक्वायरमेंट है। ये चीज समझ में आ रही है बेटा? यस मैम। ठीक है। अगर वो पर्टिकुलर एनवायरनमेंट की रिक्वायरमेंट है तो ही वो पर्टिकुलर एंजाइम और प्रोटीन हमारी बॉडी में सिंथेसाइज होगा। आप अपने लिए एक एग्जांपल समझो, सपोज यू आर फास्टिंग फॉर 10 डेज, ठीक है, आपने 10 डेज का एक फास्टिंग किया जिसमें आप सॉल्ट नहीं लो, सपोज इफ यू आर नॉट हैविंग द सॉल्ट, if you are not having the these what we say that cereals, आप सीरियल्स नहीं ले रहे हो, पल्सेस नहीं ले रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ फ्रूट डाइट पे, तो आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो सिर्फ और सिर्फ फ्रूट डाइजेशन के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। शुरू में 1-2 दिन प्रॉब्लम होगा, थर्ड डे थोड़ा कंफर्ट जोन आएगा, फिर फोर्थ फिफ्थ सिक्स पर वो डाइजेस्टिव सिस्टम को उसकी आदत पड़ जाएगी, ठीक है। आफ्टर 10th डे जब आपका पूरा जो फास्टिंग है जो पीरियड वो खत्म होता है और उसके बाद आप सडनली यू थिंक कि नाउ लेट मी ईट एवरीथिंग, मैं सब कुछ खाऊं आज तो मेरा क्योंकि फास्टिंग खत्म हो गया है, यू विल फाइंड आउट दैट यू विल नॉट बी एबल टू ईट द मीन्स जितना आपने प्रोग्राम किया था या सोचा था उतना आप नहीं खा पाए। होता है ऐसा, ये सुना होगा लोगों को, आपने फास्टिंग नहीं किया होगा। यस मैम। ठीक है, तो दिस इज हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, यू आर चेंजिंग द पर्टिकुलर एनवायरनमेंट फॉर द एंजाइम्स, यू आर चेंजिंग द एनवायरनमेंट फॉर द पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द पर्टिकुलर जीन। जब ऐसा होता है तो चीजें अपने आप खुद को डिजाइन करती हैं, दैट इज हाउ द नेगेटिव एंड पॉजिटिव कंट्रोल अकर्स। सिमिलरली आप धूप में ज्यादा जाते हो तो मेलेनिन प्रोटीन का सिंथेसिस ज्यादा होता है, क्यों? क्योंकि वो ट्रिगर कर रहा है उसे पर्टिकुलर जीन को भाई कि भाई सनलाइट से वो अफेक्टेड है तो वो मेलेनिन का प्रोडक्शन ज़्यादा करेगा, आपका स्किन डार्क हो जाएगा। आप 1 महीना घर में घुस के बैठे रहोगे, मेलेनिन प्रोडक्शन कम हो जाएगा, स्किन अपने आप लाइट हो जाएगा। एम आई राइट? ये विजिबल रिजल्ट है, ठीक है। फिलहाल यूकैरियोट्स में अभी तक जीन रेगुलेशन की कोई स्पेशल कोर थियरी नहीं है, बट व्हाट आई एम सेइंग दैट इस ये जो चीज़ें आप पढ़ रहे हो लैक्टोज के लिए बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, सेम चीज़ आप अपने ऊपर ऑब्जर्व कर चुके हो कई सारी चीज़ें
ठीक है। सिमिलरली आपने एक चीज और देखी होगी कि if I say that the those who are have sweet tooth समझते हो ना, कुछ लोग मीठा बहुत खाते हैं। यस ठीक है, तो जो लोग मीठा बहुत खाते हैं तो उनका जो ब्लड शुगर लेवल है वो ज़्यादा होता है, तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली ही होता है। जब आपका बॉडी अनहेल्दी हो जाता है और आप ब्लड शुगर लेवल राइज करोगे, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होगा, दैट लीड्स टू द रीजन फॉर द डायबिटीज एंड स्ट्रोक्स एंड ऑल। सो दीज आर ऑल द जीन रेगुलेशन। आप इसी से हर चीज को इजीली रिलेट कर सकते हो। अंडरस्टूड ये पूरा लैकोपेरॉन कॉन्सेप्ट। सी यहाँ पे भी वही बताया, ये भी अलग टाइप का ही डायग्राम है। रिप्रेसर है, ये ऑपरेटर है। ठीक है, अब रिप्रेसर ने अपना प्रोटीन बनाया, ब्लॉक कर दिया है, स्ट्रक्चरल जीन्स में कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, आरएनए पॉलीमरेज ब्लॉक। अब रिप्रेसर ने जैसे ही इंड्यूसर आया तो रिप्रेसर से बाइंड हो गया, ब्लॉक लिफ्ट हो गया, तो आरएनए पॉलीमरेज प्रोड्यूस एमआरएनए ट्रांसक्रिप्शन एक्टिवेटेड। तो जैसे ही ये एक्टिवेट हुआ तो पर्टिकुलर जो प्रोटीन है वो सिंथेसाइज होने लगे। एंड just avoid this because it's a bit complex one, but till here is it clear to you? यस मैम। ठीक है, so that is what the lac operon is. Please read from your textbook, and please if you want to note down just let me know, then I will bring up the slide. पहले अपने टेक्स्ट बुक रीड करना।
Have you gone through your textbooks? Yes, ma'am. Done. Fine. Understood. Any doubts? मैम आपके पास अभी बुक है? You say it. मैम दिया हुआ है कि in the absence of a preferred carbon source such as glucose, if lactose is provided in the growth medium of the bacteria, the lactose is transported into the cells through the action of permease. Permease. Permease is an enzyme बेटा, ठीक है। परमीएज वो एंजाइम है जो सेल मेम्ब्रेन के पोर्स को ओपन करेंगे सो दैट इट कैन एब्जॉर्ब इट इनसाइड द सेल। अदरवाइज वो एब्जॉर्प्शन लैक्टोज के अंदर जाने अलाउड ही नहीं करेगा। सो परमीएज इज समथिंग विच लीड्स टू द परमिएबिलिटी ऑफ लैक्टोज। आया समझ में? मैम वो नहीं, वो ये क्यों बोल रहा है कि एब्सेंस ऑफ अ प्रेफर्ड कार्बन सोर्स में प्रेफर्ड कार्बन सोर्स, देखो बहुत सिंपल सी चीज है। मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देती हूँ। अगर आपकी मम्मा आपको रोटी बना के देगी, ठीक है, कि खाने बैठ जाओ, तो आप खाने बैठोगे। आपकी मम्मी आपको आटा पानी दे देगी कि पहले गूंदो, फिर उसको वो सॉलिड डो बनाओ, फिर उसके बाद उसको पूरा रोटी बनाओ और फिर खाने बैठो। विच विल बी द प्रिफर्ड सोर्स फॉर यू? जब बना के देगी। हाँ, जब बना बनाया मिलेगा तो वो प्रिफर्ड सोर्स है। तो हर ऑर्गेनिज्म मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में भी वो प्रिफर्ड सोर्स ढूंढते। प्रिफर्ड सोर्स क्या है? ग्लूकोज, जिसमें उनकी बॉडी को कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती ये सारी चीजों की। डीएनए भी आराम से रहता है, ऑर्गेनिज्म भी आराम से रहता है, क्योंकि ग्लूकोज फ्रीली इनसाइड आउटसाइड जा सकता है और उसके बाद वो आराम से उसका मेटाबॉलिज्म हो जाता है, आराम से एनर्जी ऑब्टेन कर सकता है। सो प्रिफर्ड कार्बन सोर्स अगर नहीं है, उसकी एब्सेंस है और हमने ग्लूकोज हटाकर, ग्लूकोज जो प्रिफर्ड है उसको हटाकर हमने लैक्टोज प्रोवाइड कर लिया, तब जाके ये इकोलाई भाई साहब इतनी मेहनत कर रहे हैं, वरना वो क्यों करेंगे? अच्छा ठीक है मैम। आया समझ में? सो बहुत सिंपल सा है। आप किसी भी ऑर्गेनिज्म को प्रिफर्ड सोर्स अगर नहीं दोगे, आप दूसरे सोर्स अप्लाई दे दोगे कि भाई खाना तो तुमको ऐसे ही मिलेगा, तो जो ऑर्गेनिज्म है सबसे पहले वो अपनी बॉडी को प्रिपेयर करेगा ना उस सोर्स के लिए। यस मैम। ठीक है, अंडरस्टूड? एनी अदर डाउट? और कुछ? फाइन, तो शेल वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट?
यस मैम जो लिखा हुआ है उसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। ओके फाइन, वो स्लाइड शो कर दूं आपको? यस मैम। अच्छा, एक मिनट। दिस वन। ठीक है, हाँ मैम। चर्चिल। यस ओके, so this is what, ये भी लेना है। ले लिया मैम। Okay, so see this, next is human genome project। अभी तक जो आई थिंक क्लास 10 तक आप ऐसे सोचते होगे कि मैम अगर डीएनए के बारे में सब कुछ पता चल जाए, अगर सब कुछ डीएनए, हम जो डीएनए को अपने हिसाब से मॉडिफाई कर पाए, अपने हिसाब से चेंज कर पाए, अपने हिसाब से डिजाइन कर पाए, तो वो कितनी अच्छी चीज होगी। तो अब 12th में आप वो चीज ही देख रहे हो, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ठीक है, हमारा जो पूरा जीनोम है, पहले तो ऐसा बोला गया था कि 80,000 से 1 लाख 1 मिलियन जैसे बेस पेयर्स हैं हमारे पास, लेकिन बाद में पता चला भाई इतने नहीं है, 3 मिलियन बेस पेयर्स हैं हमारे पास, जो ये सारा जो पूरा जमा के बैठे हुए हैं ह्यूमन बनाने के लिए। ठीक है, अब ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, इसके आप फीचर्स पढ़ोगे तो आपको बड़ा मजा आएगा। सेलिएंट फीचर्स आपके टेक्स्ट बुक में जो दिए हुए हैं कि कितने सारे न्यूक्लियोटाइड से हम बनते हैं, कितने सारे बेस पेयर्स हैं। ठीक है, नाउ सी दिस, ये जीनोम को, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को हुए हुए काफी टाइम हो चुका है। ठीक है, बट स्टिल इसके ऊपर आज तक कोई भी रिसर्च जो है वो पूरी तरह से सॉलिड प्रूफ नहीं है कि हाँ भाई इसी चीज को हम ये वो कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यही जो जीन है, यही जीन जो है इस पर्टिकुलर चीज को, इस पर्टिकुलर प्रोटीन को या इस पर्टिकुलर फिनोटिपिक कैरेक्टर को डिनोट करता है। ठीक है, क्योंकि द थिंग इज, द द कॉन्सेप्ट, द परसेप्शन फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज बहुत बड़ा है इसके लिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको जिस भी ह्यूमन पे काम करना है, ठीक है, एक बेसिक हमारा मैप है। इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का काम क्या है कि उस जेनेटिक मैप को बना देना है जो एक जनरल सीक्वेंस बताएगा कि ये जनरल सीक्वेंस से ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है वो ह्यूमन बन सकता है। ठीक है, ये जेनेटिक मैप ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करने में लगा हुआ है। ज्यादातर बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर है हम ह्यूमंस में सभी में ऑलमोस्ट सेम है। ठीक है, जो वेरिएशंस हैं वो बहुत ही कम परसेंट पर है, बहुत ही कम नंबर पर है, बट दैट इज व्हाट द थिंग इज कि हम वो कम नंबर ही क्रैक नहीं कर सकते। मतलब द थिंग इज वी कैन नॉट हिट इट आउट कि हम क्या उसमें चीज को आइडेंटिफाई करें। ठीक है, अच्छा, इतने सारे बेस पेयर्स हैं, ये सब कुछ हैं जो ह्यूमन बनाते हैं, ये जेनेटिक मैप है। आपको पता है कि अगर एक जीन को लिया जाए तो एक जीन जो है वो 3000 बेस पेयर से बनता है, ऑलमोस्ट अप्रोक्सीमेटली। मतलब एक जीन के अंदर 3000 न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स हैं। ठीक है, सो अगर सपोज मुझे एक डिजाइनर ह्यूमन तैयार करना है, डिजाइनर ह्यूमन मतलब मैं बनाऊंगी उस ह्यूमन की सारी फिनोटिपिक कैरेक्टर। ठीक है,
तो सपोज अगर मुझे जो पर्टिकुलर ह्यूमन बनाना है, इफ़ आई वांट कि भाई इस ह्यूमन को मुझे कम से कम 6 फीट टॉल तो होना ही चाहिए, इस ह्यूमन के जो ठीक है हेयर्स है, वो मेरे हिसाब से मुझे हमेशा वो कैसे चाहिए कि एक साइड कर्ली हो और एक साइड स्ट्रेट हो, मुझे ऐसे हेयर्स वाले चाहिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा फिनोटिपिक एक ही ऑर्गेनिज्म में देख सकूं। अब मुझे चाहिए कि जो उसकी आईज है वो ब्लू लेंस वाली हो, सबसे सुंदर, ठीक है। दूसरी चीज़, जो नोज़ है वो बहुत ही ब्यूटीफुल नोज़ होनी चाहिए, सो स्लीक नोज़ चाहिए, बड़ी भी नहीं चाहिए, मोटी नहीं चाहिए, बहुत स्लीक नोज़ चाहिए। माउथ, अगर स्माइल की बात करें तो स्माइल जो है वो आप जो आपका कोई भी फेवरेट बॉलीवुड हॉलीवुड हीरो हो, जो जो आपको पसंद है उसका स्माइल यहाँ पे घुसा दो कि भाई मुझे इसी पर्टिकुलर इंसान XYZ जैसा स्माइल चाहिए। टीथ मुझे जो है वो एकदम ऑर्गेनाइज्ड अच्छे से टीथ चाहिए इसके, ताकि ये मुंह खोले तो अच्छा दिखाई दे, ठीक है। तो टीथ का भी मुझे जेनेटिक वो पता होना चाहिए। ये रही बेसिक फेशियल फीचर्स की बात। कान भी सुंदर से होने चाहिए, हाथी जितने बड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है। तो अब मुझे ये अगर फीचर चाहिए तो सोचो कि अगर मैं सिर्फ हेयर्स के बारे में पढ़ती हूँ तो इसके 3000 बेस पेयर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली लिख रहे हैं, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके भी 3000 बेस पेयर्स हैं, इसके 3000 बेस पेयर्स हैं। जब इतने सारे बेस पेयर्स हैं तो मुझे उन बेस पेयर्स को मेरे हिसाब से डिज़ाइन करना, मतलब अगर सपोज ये उसका ओरिजिनल सीक्वेंस है, बट मैंने किसी तरह से फाइंड आउट कर लिया है कि भाई ऐसी हेयर स्टाइल के लिए इस सीक्वेंस को ऐसा हो जाना चाहिए, मतलब टी हटा के मुझे जी डाल देना। तो आप ये सोचो कि 3000 बेस पेयर्स में से 1500 बेस पेयर्स मुझे चेंज करने पड़ेंगे। आ रहा है समझ में? यस मैम। ठीक है। अब अगर आप इस तरफ चेंज करोगे तो बाकी जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसमें भी चेंज होना चाहिए। यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है। तो हमें सिर्फ वन साइड व्यू लेके नहीं चल रहा है, हमें ये सोचना है कि हम जो भी कर रहे हैं वो दो तरफ चीज़ें हो रही। और मेरा जो कॉन्सेप्ट है ये पर्टिकुलर ह्यूमन डेवलप करने का, तो हर एक छोटी से छोटी डिटेल का मुझे जीन फाइंड आउट करना है, उसका कोड ब्रेक करना है। जब वो चीज़ हो जाएगी तब जाकर मैं उसको चेंज करूँ। तो फिलहाल अभी तक जेनेटिक मैप बन गया है कि ह्यूमन जीनोम कैसा होता है, जो सीक्वेंस बेसिक सीक्वेंस है ह्यूमन की वो पता चल गई है। लेकिन ये जो जीन है या मतलब ये जो पर्टिकुलर सीक्वेंस है वो किस चीज़ के लिए कोड कर रही है वो अभी तक रिवील हुआ ही नहीं है। जिस दिन वो रिवील हो जाएगा तो इंसान ये चेंज करके खुद के अंदर, अपने आने वाली जनरेशन के अंदर, दुनिया भर के चेंज करवा सकते हैं। आया समझ में? यस मैम। ठीक है। यस मैम। तो भाई इतना ज़्यादा डिज़ाइनर तो नहीं बनना है किसी को, लेकिन दैट इज़ व्हाट यू शुड अंडरस्टैंड कि अभी जीन्स को डिकोड नहीं किया गया है, पहले जीन्स डिकोड होंगे। जब जीन्स डिकोड हो जाएंगे तब जाकर उसका हमें मेथड ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि ये टेलर जैसा तो काम है नहीं कि कट कर दिया दूसरा चिपका दिया, या क्राफ्ट वर्क नहीं है ना। तो आपको हर एक चीज़ आप क्या सोचते हो हम 1500 जी लगा देंगे तो ऐसा तैयार हो जाएगा? 2 जी चेंज होंगे तो चीज़ें बदल जाएंगी, प्रोटीन्स बदल जाएंगे। और जो ये पर्टिकुलर डिज़ाइनर बेबी जो बनने वाला है वो पता नहीं क्या 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 हो जाएगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट इज
to decode the particular code whatever is there in that particular genome. जब तक वो डिकोड नहीं होगा नथिंग कैन बी डन. ठीक है, तो ह्यूमन जीनोम के कुछ फीचर्स है, सेलियंट फीचर्स है, जस्ट गो थ्रू देम. कि सबसे बड़ा जो है वो आपका क्रोमोसोम, जिसमें सबसे ज़्यादा बेस पेयर्स हैं वो फर्स्ट क्रोमोसोम है. सबसे कम वाई क्रोमोसोम्स में अंदर होते हैं. ठीक है, और आपको पता है जो हमारी बॉडी में जो प्रोटीन के लिए आउट ऑफ ऑल दीज 3 मिलियन जो दे रहा है, जो कोड कर जो पर्टिकुलर जीनोम है, उसमें से सिर्फ 2% ऑफ जो जीन है जो हमारे लिए काम करता है एक्चुअली. बाकी का सब जो है वो क्या है, एकदम ट्रैश है हमारे लिए. बट वो ट्रैश को होना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि वो ही हमारी फैमिली हिस्ट्री, इवोल्यूशन कॉन्सेप्ट और बहुत सारी जो मिस्ट्रीज हैं डिजीजेस की, वो ये सब चीज़ें वो ही ट्रैश रिवील कर पाएगा. बाकी जो एक्टिव पार्ट है वो सिर्फ और सिर्फ 2% है जो हमारा पूरा बॉडी चला लेता है. अंडरस्टूड? सो जस्ट गो थ्रू द salient features of Human Genome Project. ठीक है, तो फर्स्ट तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, उसके गोल्स दिए हुए हैं कि आपको आइडेंटिफाई करने हैं पहले तो इतने सारे जीन्स, फिर डिटरमाइन कर रहे हैं कि ये कैसे ये ह्यूमन मेकअप पूरा बनता है. स्टोर दिस इंफॉर्मेशन, ये डेटाबेस में होना ज़रूरी है आपके कंप्यूटर सिस्टम में. और उस कंप्यूटर में जब आप डेटाबेस डालोगे उसे रीड करने वाले वैसे सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए ना, तो उसके लिए हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी अभी तक है. एड्रेस द एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज दैट मे राइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट. अच्छा, गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज. सबसे पहले तो लीगल, क्योंकि आप किसी को भी पकड़ के उसका डीएनए पढ़ नहीं सकते हो. ठीक है, दैट इज कंप्लीटली इररिलेवेंट. वो है ना, जब तक सामने वाले की परमिशन नहीं होगी कि भाई तुम पढ़ सकते, मैं तुम्हारा डीएनए ले लूँ या नहीं ले लूँ, तब तक वो काम हो नहीं सकता. देन सोशल इशू, अगर उसके डीएनए से कुछ ऐसी चीज़ रिवील हो जाती है जो बाहर लीक हो जाएगी तो वो सोशल इशू बन जाएगा कि भाई है ना, इसका तो डीएनए ही ऐसा है, ये तो इंसान ही ऐसा है, इसलिए सोशल इशू बन जाएगा. और एथिकल, एथिकल मतलब एज अ ह्यूमन रेस हम किसी की भी बॉडी को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ स्टडीज़ के लिए. ठीक है, सो ये चीज़ आपको समझनी है. और दूसरी ये चीज़ है कि ये जो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट है वो ज़्यादा पुराना नहीं है, खैर 90s में ही आया हुआ है, तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी इसके बारे में ज़्यादा कुछ फाइंड आउट करने में. ठीक है, फिर इसके अलग अलग मेथड्स हैं जो इसको स्टडी करने में हेल्प करते हैं. आपको देखो इसमें देखने को मिलेगा एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स. तो एक्सप्रेस्ड सीक्वेंस टैग्स जो है वो कौन सा जीन खुद को एक्सप्रेस कर रहा है नहीं कर रहा है, वही सब चीज़ें बताई गई हैं. ठीक है, फिर उसके बाद आपको ये देखना है कि जो सेलिएंट फीचर्स है वो आपको ये बता रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट दैट 3.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसेस है. एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसेस. साइज में वेरी ग्रेटली. द लार्जेस्ट ह्यूमन जीन इज बीइंग डिस्ट्रॉफिन जो 2.4 मिलियन बेसेस का है. टोटल नंबर ऑफ जीन्स एस्टिमेटेड किए गए हैं वो 30,000 हैं, जो कि मच लोअर देन द जो मतलब प्रीवियसली बताया गया था कि 1 लाख है 1.5 लाख है, जो अब की नहीं है. द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन्स. जो भी डिस्कवर हुआ है उसका भी फंक्शन अभी तक कुछ पता नहीं चला है. एंड लेस देन 2% जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन. 2% से भी कम वो है जो हमारे लिए कोड करता है. देन रिपीटेड सीक्वेंस मेकअप द लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम.
एक ही टाइप का जो सीक्वेंस है वो बार 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 आपको आते हुए दिखाई देगा, ठीक है। सो रिपीटेटिव सीक्वेंसेस जो है वो ज़्यादा टाइम है, वो कम से कम 100 to 1000 टाइम्स खुद को रिपीट कर रहे हैं, एंड दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन, बट वो किस में हेल्प कर रहे हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, डायनामिक्स एंड इवोल्यूशन में, ठीक है। 1 को सबसे ज़्यादा है, y को सबसे कम है। Scientists have identified about 1.4 million locations where single base DNA differences. अच्छा, SNP सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, इसका मतलब क्या है कि अगर सपोज इफ आई हैव टू किड्स, इफ आई हैव टू किड्स और दोनों का जो डीएनए सीक्वेंस है वो ऐसा है, बट दूसरे वाले में यहाँ चेंज है, ठीक है। दूसरे वाले का सीक्वेंस जो है वो ऐसा है, तो दैट मीन्स वो क्या बता रहा है हमको कि ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म, एक ही न्यूक्लियोटाइड जो है वो चेंज हुआ है, और पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब पॉली मतलब मैनी, मॉर्फिज्म मतलब एक ही जगह से डीएनए आ रहा है बट अलग अलग टाइप के स्ट्रक्चर कैरी करके आ रहा है। तो ये आपको डिजीजेस, ह्यूमन हिस्ट्री, ये सब कुछ रिवील करने में हेल्प करेंगे, ठीक है। देन सी दिस दैट इसके फ्यूचर चैलेंजेस वगैरह हैं कि सबसे पहले जो डोनेशन है ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कोई भी खुद को विलिंगली आके लैब की टेबल पे नहीं सो जाएगा कि भाई आओ मुझे स्टडी करो साइंटिस्ट से, ठीक है। तो हमारे पास जो स्टडी सोर्सेस हैं वो बहुत कम है, दैट्स वाई ये सब चैलेंजेस हैं हमारे लिए, ठीक है। और ये आता है आपके बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एक फील्ड होती है जिसमें ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट की जाती है, ठीक है। सो दैट विल बी अ good part to study if you go away further, ठीक है। Yes, ma'am. Fine. Now see is next one is DNA fingerprinting, ये आपको बड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। नाउ डीएनए फिंगरप्रिंट जब करते हैं ठीक है, तब हमें ये देखना है कि सबसे पहली चीज कि ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग है वो क्यों आई पिक्चर में और वो क्या प्रूफ लेके आती है, ठीक है। सी फाइन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें डीएनए हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए, या अगर कोई भी सोर्स है, कोई भी चीज़ है, उसमें से डीएनए आइसोलेट करना पड़ेगा। देन डीएनए को डाइजेस्ट करना पड़ेगा रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से, ठीक है। तो आपने एक ट्यूब में डीएनए ले लिया आइसोलेटेड, अब उसमें रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स डाल दिए डीएनए के साथ में, ये डीएनए को क्या करेगा, क्लीव करेगा, ठीक है। और उसके बाद इसको एक मेम्ब्रेन के ऊपर इसको सेपरेट करने के लिए दौड़ाया जाता है, ठीक है। अब दौड़ाया जाता है मतलब क्या हो गया, सो सी दिस दैट जेल, एक जेल होता है, ठीक है। उस जेल में इस तरीके से ये जेल है, ठीक है। जेल का स्लैब है, जैसे साबुन होता है आपके घर में, बस उसी तरीके से जेल का स्लैब है, जैसा बटर आता है, बटर का कैसे स्लैब होता है, बस उस तरीके से। बस ये है कि ये थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होता है,
ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट टाइप ऑफ, और ये थोड़ा पोरस होता है, ये चीज़ों को अपने अंदर मूव करना अलाउ करता है। ठीक है, तो क्या किया जाता है इसमें कि इसके अंदर इस जगह पर छोटे छोटे होल्स क्रिएट किए जाते हैं। होल्स मतलब आर पार नहीं होना चाहिए, कुएं जैसे गड्ढे, जिसको हम बोलते हैं वेल्स। वेल्स बनाई जाती है। जब वेल्स बन जाती हैं तब ठीक है, वेल्स बन जाती हैं, तो इस वेल्स के अंदर जो भी आपका डीएनए है मटेरियल, वो इसमें डाल दो। ठीक है, जहाँ से भी आपको मिला है वो। और जो लास्ट वाला वेल है ना बेटा, उसमें डाला जाता है स्केल। ठीक है, इसमें डाला जाता है स्केल। अच्छा, स्केल भी तो होना चाहिए, मेजरमेंट कौन करेगा। ठीक है, तो अब क्या होता है कि इलेक्ट्रिसिटी जब आप पास ऑन करते हो, सिंपल जो आपका इलेक्ट्रिक सेल वाला फंडा होता है ना, बस वही चीज़ यहाँ पर अप्लाई होती है। क्योंकि डीएनए नेगेटिवली चार्ज्ड है, तो वो पॉजिटिव जो टर्मिनल होगा उसकी तरफ बढ़ेगा। तो इस तरफ पॉजिटिव लगाया जाता है, इस तरफ नेगेटिव लगाया जाता है। अब वो पॉजिटिव की तरफ जाएगा, आगे आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो ये जो स्केल है, इसके अंदर क्या होता है, स्केल के अंदर आप छोटे छोटे स्ट्रैंड्स डालोगे। स्ट्रैंड्स, डीएनए के स्ट्रैंड्स, वो स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स माने जाते हैं। स्टैंडर्ड स्ट्रैंड्स जो हैं वो अलग अलग टाइप के होंगे। सपोज एक 100 बेस पेयर्स का है, एक 200 बेस पेयर्स का है, 300 का है, ऐसे करके पूरे 1000 बेस पेयर्स तक के स्ट्रैंड्स डाल दिया। तो अब क्या होगा, जब आप इसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो डीएनए भागेगा। जब डीएनए भागेगा तो आप ये समझो कि जो हेवीएस्ट है, जो आप रेस लगाते हो जब आप, तो जो वैसे बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जो मोटा होता है वो जल्दी जल्दी भाग नहीं पाता, वो पीछे रहता है। ऐसा होता है ना, होता है। ठीक है, तो वही चीज हमको ये समझनी है। क्या होगा कि जो सबसे भारी है, जो 1000 बेस पेयर्स वाला है, वो यहाँ रह जाएगा। फिर उसके ऊपर जो रहेगा वो 900 वाला रहेगा, उसके ऊपर जो रहेगा 800 वाला रहेगा, 700, 600, 500, 400, 300, 200 और 100। ठीक है, तो ये जो सारे डीएनए के स्ट्रैंड्स है वो इस तरीके से भागेंगे, और जो सबसे हल्का फुल्का है वो सबसे आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, अब ये जो सैंपल्स हैं हमने यहाँ पर प्ले किए, चलो अब हम क्राइम सीन क्रिएट करते हैं। जो आप लोग सीआईडी वगैरह में देखते हो, या किसी उस पर देखते हो, कोई भी क्रिमिनल वाले उसमें, तो वो बोलते हैं कि डीएनए फाइंड आउट करना है भाई कि किसका है कैसा है ना। सपोज अब ये जो है वो सन का डीएनए है, एक बच्चा है सन। ठीक है, और वो सन जो है उसकी मदर क्लेम कर रही है कि इसके जो फादर है वो पर्टिकुलर एक्स है। ठीक है, सी दिस एक्स, और वाई क्लेम कर रहा है कि मैं फादर हूं। ठीक है, द मदर डजंट नो दैट हु इज द ट्रू फादर इज। नाउ सी दिस, ये कोई भी क्रिमिनल उस पे हो एक्टिविटीज में काम करते हैं ये चीज। ठीक है, अब क्या होगा, सभी का डीएनए सैंपल कलेक्ट किया जाएगा, बच्चे का और जो 2 सस्पेक्ट्स है उनका। ठीक है, अब जब दोनों चीज ली जाएगी तब क्या होगा, इनका भी डीएनए जो है वो इन वेल्स में डाला गया है। जब ये दौड़ेगा, ये स्केल दौड़ेगा, उस समय ये पर्टिकुलर डीएनए भी दौड़ेगा ना। सी, अगर ये जो है सन का जो डीएनए है वो रन करते 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 पहुंचा है, एंड लेट मी राइट डाउन ओवर हियर, ये 1000 है, 900,
800 7 6 5 4 2 1। ठीक है, सपोज सन का जो डीएनए है वो रन करता है एंड इट रीचेस समवेयर इन ईयर 7। ठीक है, 700 के पास कहीं पहुंच गया। अच्छा, यहाँ पहुंच गया। अब फादर्स जो दो एक्स और वाई हैं उनका डीएनए भी रन कर रहा है। ठीक है, तो अब पहले जो एक्स का जो डीएनए है इट रन्स एंड इट रीचेस समवेयर हियर, यहाँ पर पहुंच गया। और जो वाई का है वो रन किया एंड इट रीचेस समवेयर हियर। अच्छा, अब कौन से वाले फादर का जो डीएनए है वो ज्यादा पास है सन के, ब्लू या ग्रीन, मतलब एक्स या वाई? Y. Why? वाई का। तो जो वाई का डीएनए पास है इसका मतलब क्या बोल रहे हैं कि ये दोनों सेम जेनेटिक सीक्वेंस या सेम जेनेटिक टाइप ऑफ पैटर्न शेयर करते हैं, इसलिए इन दोनों के डीएनए जो हैं वो बहुत आसपास हैं, मिलते जुलते हैं। दैट्स मीन्स वाई इज द फादर ऑफ दिस पर्टिकुलर किड। आया समझ में? Yes. ठीक है, so y is the father of this particular kid while x is not the father because x का डीएनए बहुत दूर। अच्छा, कई बार क्या होता है कि जब ऐसा क्लेम कोई क्लोज रिलेटिव्स करते हैं x और y, सपोज दे आर वेरी मच क्लोज ब्लड रिलेशंस में, ठीक है, जैसे कि जो जैसे कुछ कम्युनिटीज में है कि बहुत ब्लड रिलेशन में ही सब कुछ है, ठीक है, तब ये चीज़ डिटेक्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। ओके, तब क्या किया जाता है कि सैंपल्स को और प्रिसाइसली रन किया जाता है। जो 100 का स्केल है उसको 50 में डिक्रीज किया जाता है, और तब जितना प्रिसाइस रिजल्ट है, मतलब जितना छोटा स्केल होगा उतना प्रिसाइस होगा, ये तो आप समझ रहे हो ना? ठीक है, जितना छोटा होगा उतना प्रिसाइस होगा। तो दैट इज व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। अच्छा, ये जो स्केल जो वगैरह बनता है और जो हमारा डीएनए ये जो रन होता है ना, तो वीएनटीआर सीक्वेंसेस होते हैं जो आइडेंटिफिकेशन का काम करते हैं। वीएनटीआर मतलब वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स। वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स मतलब जो बार बार सीक्वेंस रिपीट हो रही है ना वो ही मैच करती है। So they are called variable number of tandem repeats. That is what the DNA fingerprinting is. That is how you can find out somebody who is closely related to you or not. और बहुत सारी क्रिमिनल जो साइट्स होती है वहाँ पर ये सब चीज़ें डिटेक्ट की जाती है। सो आजकल क्या होता है कि क्योंकि अब तो साइंस ज़्यादा एडवांस है, तो जो क्रिमिनल्स होते हैं उनका डीएनए का जो ये मैप, मतलब ये जो वो है बेस पेयर का साइज वगैरह, ये डेटाबेस में स्टोर रखा जाता है, ताकि अगर इन फ्यूचर सपोज कोई एक पर्टिकुलर जो क्रिमिनल है वो जेल से भाग गया, ठीक है, अगर सपोज वो भाग गया, सपोज 2001 में वो भाग गया और वो 10 इयर्स 15 इयर्स तक उसने कुछ नहीं किया, अंडरग्राउंड है, तो पुलिस को भी उसका कोई वो नहीं रहेगा, क्योंकि और भी बहुत सारे क्रिमिनल्स हैं। सडनली 2021-22 में वो जो क्राइम है जो हो, एक जगह से कोई क्रिमिनल वो मिला है और वहाँ से क्रिमिनल के कुछ वो ट्रेसेस हैं जो रह गए, जो इकट्ठे किए गए। उन ट्रेसेस को इकट्ठा करके क्या किया जाता है, ये जो ऑलरेडी सेव्ड डेटाबेस है उसके थ्रू इसको मैच किया जाता है, ऐसे ही रन करके फिर मैच किया जाता है। तो वो लोग देखते हैं कि भाई क्रिमिनल जो है वो हमारे ऑलरेडी मतलब उसमें रिकॉर्ड पर है या नहीं है। कई बार रिकॉर्ड नए क्रिमिनल्स होते हैं तो रिकॉर्ड में नहीं होते हैं, और अगर वो क्रिमिनल ऑन रिकॉर्ड है विद द हेल्प ऑफ डीएनए, अगर वो आज के 40 इयर्स बाद भी क्राइम करेगा ना, 50 इयर्स 100 इयर्स जितने दिन वो जिंदा है, आज 100 इयर्स बाद या आज के 1000 इयर्स बाद भी क्राइम करेगा तो वो इस रिकॉर्ड से कैच किया जा सकता है। आया समझ में? Yes, ma'am. That is what regarding the
DNA फिंगरप्रिंटिंग इज। सिमिलरली अगर सपोज उसका बेटा, उस जो क्रिमिनल था वो पर्टिकुलर, तो उसका लाइफ खत्म हो गया, उसका जो सन है अगर वो भी यही क्राइम आज के 25-30 इयर्स बाद करता है, तो उसके ट्रेसेस जो इकट्ठे करके रन करे जाएंगे वो भी नियर बाय होंगे। तो उससे फाइंड आउट किया जा सकता है कि अच्छा ये तो किसी का ब्लड रिलेटिव है, किसी क्रिमिनल का। आया समझ में? Yes, ma'am. Yes, ma'am. दैट इज व्हाट द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इज। तो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ऐसा वाला नहीं है, ठीक है, इट इज समथिंग विच आई हैव टू वर्क आउट। एंड ये वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स है, उसी के थ्रू ये पूरी प्रोसेस हो जाती है। क्योंकि ये जो आइसोलेशन ऑफ डीएनए जो है बेटा, ये भी एक पर्टिकुलर मेथड है जो आप हायर क्लासेस, मतलब जब आप मेडिकल में या फिर आप अगर ऐसी फील्ड्स सिलेक्ट करते हो, बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, जब अगर ऐसे सब्जेक्ट्स अगर फ्यूचर में पढ़ोगे तो फिर आइसोलेशन ऑफ डीएनए का भी एक स्पेशल मेथड है, वो पढ़ोगे, उससे आपको पता चलेगा कि वेरिएबल नंबर ऑफ टेंडम रिपीट्स को कैसे कट आउट किया जाता है। ये वैसे हमारा एक अभी बायोटेक्नोलॉजी एक चैप्टर है जिसमें ये चीज़ आएगी थोड़ी बहुत, बट डिटेल आप एक्सपेरिमेंट सब के साथ जब वो होगा वो हायर में पढ़ोगे। अंडरस्टूड दिस? Yes, ma'am. ठीक है, so that is what regarding this chapter. Go through it. If anything is being left not understood, please let me know.